और कमाल की बात यह है कि उस 5% में सिर्फ रोहित शर्मा नहीं है जो निर्णय लेने की ताकत रखता है, बल्कि यहाँ पे आप तमाम मेरे दोस्त बैठे हैं जो अपनी लाइफ में निर्णय लेना जानते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग अपने लिए बजा लीजिए, क्योंकि आप उन 5% में आते हैं जो निर्णय लेने की ताकत रखते हैं। जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लीजिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज से कुछ समय पहले मैंने डिसीजन लिया, निर्णय लिया और दोस्तों इस बिजनेस को सीखना स्टार्ट किया। क्योंकि कहा जाता है दुनिया का कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम, मैं अपनी बिजनेस, मैं आरएचआई की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, दुनिया का कोई भी काम हो, अगर उस काम को, अगर किसी इंसान को वेल तरीके से करना है, तो सबसे पहले उस काम को इंसान को वेल तरीके से सीखना पड़ता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? ग्रेट। दुनिया का कोई भी काम हो दोस्त, अगर आप वेल तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उस काम को वेल तरीके से सीखना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को सीखना स्टार्ट किया, कंपनी की सारी ट्रेनिंग क्लासेस को अटेंड करना, मीटिंग्स को अटेंड करना, अपने कामयाब कई सारे अपलाइन को सुनना। जैसे अभी आप सब बैठे हैं और आज आप मुझे सुन रहे हैं। एक समय ऐसा था दोस्त, जब मैं भी आपकी तरह कहीं बैठकर डायरी और पेन लेकर अपने अपलाइन को सुना करता था कि आज मेरे अपलाइन कामयाब हुए हैं, मेरे ये अपलाइन है जो महीने के 20,000 कमाते हैं, मेरे ये अपलाइन है जो महीने के 50,000 कमाते हैं, ये मेरे अपलाइन है जो महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, मेरे ये अपलाइन है जो करोड़पति बने हैं। न जाने कितने सारे लोगों को, न जाने कितने सारे अपलाइन को मैंने लगातार सुना, लगातार उनकी बातों को सुनने के बाद उस पे काम किया। हर तरह की, जहां पे मुझे सीखने की जो जो टूल्स मिले, चाहे वो ऑडियोज के माध्यम से हो, वीडियोज के माध्यम से हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से हो, जो भी मुझे मेरे अपलाइन ने रिकमेंड, कुछ बुक्स, किताबें मुझे रिकमेंड किया था कि रोहित, यदि तुम्हें इस बिजनेस में कामयाब होना है तो तुम्हें इस बुक को पढ़ना चाहिए। इस बुक को पढ़ने के बाद तुम्हें डायरेक्ट सेलिंग की शक्ति समझ में आएगी। इस बुक को पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग का भारत में कितना उज्जवल भविष्य है। उस बुक को पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि एक अमीर व्यक्ति को अगर और अमीर बनना है तो उसके पास बहुत सारे साधन हैं, लेकिन अगर कोई गरीब अमीर बनना चाहता है तो सबसे अच्छा साधन आज के डेट में भारत में अगर कोई है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, लगातार अपलाइन को सुना, लगातार अपलाइन को समझा, अपने एक एक अपलाइन को दोस्तों ब्लाइंडली फॉलो किया, आंख बंद करके उन पे विश्वास किया। वो जो जो जैसे जैसे बताते चले गए, मैं सारे बातों को फॉलो करता चला गया, जिसका रिजल्ट आज ये है कि इस बिजनेस में ना मैं सिर्फ मैं कामयाब बना, बल्कि मेरे नीचे अनगिनत कई सारे लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो आज कामयाब बने। ना सिर्फ मैं करोड़पति बना, मेरे डाउनलाइन में कई सारे लोग हैं जो आज करोड़पति बने। मेरे दोस्त, आज वही मौका, वही अपॉर्चुनिटी, वही अवसर आज आप सबको आरएचआई के माध्यम से, आरएचआई के रूप में आप सबके लाइफ में आया है। हम सब दोस्तों लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यहाँ मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, आप सब बनना चाहते हैं। मैं जानता हूं, क्योंकि यदि आप पहले से ही एक करोड़पति और अरबपति घराने में अगर आपका जन्म हुआ होता, आप रईस, पैदाइशी रईस होते, तो आज इस छत के नीचे आप नहीं होते। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो यकीनन दोस्त, आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे। आप लाइफ में कुछ ऐसा चाहते थे कि काश मेरे पास भी कुछ ऐसा कोई साधन हो, कोई ऐसा बिजनेस हो, कोई ऐसा मौका हो, कोई ऐसा काम हो जिसको करके भले ही मुझे मेहनत करना पड़े, दिन गुनी रात चौगुनी मेहनत करना पड़े, लेकिन मैं काम को करके मैं एक दिन अमीर बनूं। मेरे दोस्त, और कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि इंसान जिस चीज को सोचता रहता है, जिस चीज के बारे में उसके दिमाग में चलता रहता है, वो घटनाएं घटती है। आप इस बिजनेस में आने से पहले भी बड़ा सोच रहे थे, इसलिए आपके लाइफ में इतना बड़ा बिजनेस आया है। लेकिन अब इस बिजनेस में काम कैसे किया जाए, कैसे किया जाए कि जैसे जिस प्रकार आज आपके अपलाइन बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, आज आपके अपलाइन महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, साल के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कैसे काम को किया जाए, किस प्रकार काम को किया जाए, किस मेंटलिटी के साथ काम को किया जाए, किस सोच के साथ काम को किया जाए कि हम सब कामयाब बने। मेरे दोस्त, मैं आपके बीच जितना देर बात करूंगा ना, बातें करने के लिए तो बहुत है, सालों का अनुभव है मेरे दोस्त, और हर बात को एक मीटिंग में बताया नहीं जा सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज आपके अंदर कम से कम इतना आग तो लगा दूं, इतना आग लगा दूं आपके अंदर कि आज के बाद आपका एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन जो इस बिजनेस में, आरएचआई में आपका बीतेगा ना, हर दिन आप
हर दिन दोगुने उत्साह के साथ, दोगुने मोटिवेशन के साथ आप इस बिज़नेस में लग पड़ेंगे मेरे दोस्त। क्योंकि मेरे दोस्त आज आपके सामने वो शख्स बात कर रहा है, जो इस बिज़नेस में आने से पहले अगर मैं अपनी बारे में बात करूँ शॉर्ट में 2 मिनट में, तो इस बिज़नेस की मैं शक्ति आपको बता रहा हूँ। आप समझिए कि इस बिज़नेस का पावर क्या है। इस बिज़नेस में आने से पहले मेरे दोस्त मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। एक छोटे से मिट्टी का मकान में, एक छोटे से घर में मेरी परवरिश हुई। बहुत लंबे, बहुत दूर तक मैं पढ़ाई भी नहीं किया। इस बिज़नेस में आने से पहले बहुत अलग-अलग स्टेटों में मैं जाकर भटका काम किया। जैसे एमपी में भोपाल के पास एक मंडीदीप बोल के एक जगह है, वहाँ पे मैं काम किया। मैं लुधियाना में शेरपुर खुर्द बोल के एक जगह है, मैं वहाँ पे काम किया। मैं गुजरात में सूरत में उधना बोल के एक जगह है, मैं वहाँ पे काम किया। मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब किया, रोड बनाने का काम करता था। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना इन राज्यों में दोस्तों मैं रोड बनाने का काम करता था। बहुत कठिन लाइफ थी मेरी। रोड बनाने का काम इतना कठिन होता है, दिन-दिन भर धूप में मेहनत करना पड़ता है दोस्त और कमाने का क्या महीने के 4-5 हज़ार रुपया कमा पाता था। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा बहुत टेबल के नीचे से भी कुछ कमा लेता था। लेकिन वो एक लाइफ ऐसी थी जिस लाइफ को मैं ये जानता था कि यहाँ अगर मैं कितने साल पूरे जीवन भी बिता दूँ तो मैं बड़ा नहीं कर सकता था। एक मिट्टी के घर से कभी एक पक्के का मकान नहीं बना सकता था। मेरे लाइफ में जब बिज़नेस आया था मेरे दोस्त कहते हैं कि जब आपके लाइफ में कोई बड़ा अवसर, जब बड़ी कोई मौका ऊपर वाला भगवान आपको देता है ना, तो खाली मौका नहीं देता, उस मौके के साथ-साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आपको देगा, कुछ चुनौती भी ऊपर वाला देगा। मेरे दोस्त, मेरे लाइफ में जब बिज़नेस आया था, तो मैं चुनौतियों से घिरा पड़ा था। मेरा परिवार कर्ज में था। मेरे मेरे जो शारीरिक जो मेरी मेरी बॉडी थी, मैं अक्सर उस वक़्त बीमार रहा करता था, एक एक्सीडेंट से मैं उभरा था और मेरी घर की हालात ऐसी थी कि मेरे दोस्त मेरा पूरा परिवार कर्ज में डूबा था। यहाँ तक मेरे पिता कर्ज में डूबे थे गर्दन तक। इस बिज़नेस में जब आया था, थोड़ा और कर्ज लिया, थोड़ा और कर्ज लेकर इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। जैसे कि आप सब भी जानते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में हम एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरे दोस्त, वो एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट जिस वो दिन मुझे आज भी याद है जो पहले दिन मैं इस बिज़नेस में आया था। ना उस दिन रोहित शर्मा ये जानता था कि ये बिज़नेस वो बिज़नेस में मैं आ रहा हूँ। उस बिज़नेस में मैं एंटर कर रहा हूँ कि जहाँ पे आने वाले कुछ सालों के अंदर मैं करोड़पति बनूँगा। आने वाले कुछ सालों के अंदर उससे निकल कर मैं बंगले में जाऊँगा, ये रोहित शर्मा नहीं जानता था। बस जानता था मेरा अपलाइन। जानते हैं आपके अपलाइन। आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आपको नहीं पता। आप एक नवजात शिशु हैं। जिस प्रकार मेरे अपलाइन जब मैं नया-नया इस बिज़नेस में आया था दोस्त, तो मेरे अपलाइन मुझे कहते थे, "रोहित, तू अभी एकदम छोटा-सा बच्चा है। एकदम छोटा-सा बच्चा जैसे 9 महीने का एक बच्चे का जब जन्म होता है, तो 9 माह उसका उम्र रहता है। उस बच्चे को कुछ नहीं पता होता है। वो ये तक भी नहीं अपनी माँ को बोल पाता कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है, छोटा बच्चा नहीं बोल पाता, कुछ भी नहीं बोल पाता। हाँ, अगर भूख लगी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रो सकता है। उसकी माँ को खुद पता होता है कि जब ये रो रहा है, तो ये रोना किस चीज़ का रोना है? क्या मेरा बच्चा भूख से रो रहा है? क्या मेरे बच्चे को कुछ और चाहिए? क्या कोई दर्द है, कोई तकलीफ है? माँ-बाप हर चीज़ को जानते हैं। मेरे दोस्त ठीक हमारे अपलाइन हमारे माँ-बाप की तरह होते हैं। मेरे अपलाइन मुझे वो देखते थे कि रोहित आज यहाँ भले एक गरीब बनकर आया है, लेकिन रोहित इस बिज़नेस में आया है गरीब बनकर, लेकिन इस बिज़नेस में वो अमीर बनेगा। ठीक आपके सारे अपलाइन जानते हैं कि आप इस बिज़नेस में आए हैं, बहुत सारे चैलेंजेज़, चुनौतियों को लेकर आए होंगे। आज हो सकता है कि आपको नाना प्रकार की चैलेंजेज़ इस बिज़नेस में प्रमोशन लेने में, आपको इंसेंटिव बनाने में, प्रमोशन लेने में, इंसेंटिव बनाने में चैलेंजेज़ मैं मान सकता हूँ कि छोटे-मोटे आ रहे होंगे, क्योंकि मुझे भी आए थे। लेकिन मैं आप सबको ये आश्वस्त करता हूँ, आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे दोस्त आज आप आरएचआई में जिस जगह पे जिस प्लेटफ़ॉर्म में आए हैं, इस बिज़नेस में इतनी ताकत है आरएचआई में। आज ज़रा आप झाँक कर देखिए कि आरएचआई का झंडा पूरे भारत में लहरा रहा है। आज न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर, बड़े-बड़े आलीशान लाइफ़ जी रहे हैं मेरे दोस्त। आज आप अपने अपलाइन से पूछना कि सर आप मुझे आरएचआई में कहाँ देखते हो? आपके अपलाइन बताएँगे कि आप इस बिज़नेस के क्राउन एम्बेसडर हैं। आप इस बिज़नेस के यूसीए हैं। आप इस बिज़नेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मेरे दोस्त आज अगर आप मुझसे पूछो तो यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं ना, मेरे नज़र में आप सब लोग वो हैं जो कल ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं। आप सब वो हैं जो आने वाले टाइम में आप लाखों रुपए महीने के सिर्फ कमाओगे नहीं, बल्कि लाखों रुपए
आवाज नहीं आ रही है सर। लगता है नेटवर्क का कुछ इशू है सर। सर आ गए हैं आप सभी। 1 मिनट वेट करें। मेरी आवाज जा रही है बेटा जी? जी सर वेलकम है सर। अरे सॉरी यार, वो थोड़ा वाईफाई इशू था यार। जी सर। जी हाँ, माफी चाहूंगा दोस्तों। देखो, मैं आप सबको बोर तो नहीं कर रहा ना भाई? थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, मैं टाइम लूंगा थोड़ा सा, ठीक है? इसलिए थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। ठीक है। तो आप क्या हैं, ये सिर्फ आपके अपलाइन जानते हैं कि आप कल कहां पहुंचने वाले हैं। आज जो भी चैलेंजेस और जो कुछ भी आ रहा है ना, इसको मजा लेना सीखिए। मजा लीजिए मेरे दोस्त। ठीक है। न जाने कितने ऐसे लोग, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, इस बिजनेस में, और मैं आपकी तरह बिजनेस को अप्रोच करता था, जब मैं लोगों को बताता था कि भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने काम स्टार्ट किया, आजा मैं तेरी लाइफ बना देता हूं, लोग आते थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे ऐसे ऐसे दोस्त, जो जिसको आप क्या बोल सकते हो, क्लोज फ्रेंड, एकदम लंगोटिया यार, बचपन का दोस्त। हाँ, उन्हें लगता था मैं पता नहीं क्या बेफजूल सा बिजनेस कर रहा हूँ, ये काम नहीं चलता। तरह तरह के लोग मिले मुझे, मतलब ऐसे ऐसे लोग मिले जिनकी बातों को, मतलब अगर मैं सुनता, अगर मैं उनकी बातों उनके कि यार मेरे दोस्त कह रहा है तो ये सही कह रहा होगा, लगता है बिजनेस नहीं चलता। और अगर मैं उस दिन क्विट कर जाता, अगर मैं उस दिन हार मान लेता ना, तो आज भी मैं गरीबी की लाइफ जी रहा होता। अगर मैं हार मान जाता ना, तो आज भी उस मिट्टी के घर में होता। लेकिन मैंने हार नहीं माना। मैंने ये देखा कि भाई, आखिर लाइफ में मुझे कुछ तो करना ही है। लाइफ में मुझे बड़ा करने के लिए कुछ तो करना ही है। बाहर में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन इस बिजनेस में एक चीज मिलती है, और वो बहुत कमाल की मिलती है, और वो मिलती है उम्मीद।
क्या मिलती है? उम्मीद। एक उम्मीद मिलती है कि देख अगर ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। तुझे सिखाया जाएगा, तुझे बताया जाएगा, तुझे हर समय उंगली पकड़ कर तुझे चलना सिखाया जाएगा। मेरे दोस्त, उस विश्वास, उस ट्रस्ट ने आज रोहित शर्मा को कामयाब बनाया। उस ट्रस्ट ने, उस विश्वास ने आज मुझे मिट्टी के घर से निकालकर इस बंगले तक पहुंचाया। आज इस बिजनेस का देन है मेरे दोस्त कि मैं मिट्टी के घर में नहीं, बल्कि जहां बैठकर आपसे बात कर रहा हूं, 3.5 करोड़ के अपने आलीशान बंगले में रह रहा हूं। 3.5 करोड़ के अपने आलीशान बंगले में बैठकर आपसे बात कर रहा हूं। ये बिजनेस का पावर है, ये आपके आरएचआई का पावर है, इस इंडस्ट्री का पावर है। आज आप कहां हैं कोई मायने नहीं रखता। आज आप पे कितने लोग हंस रहे हैं कोई मायने नहीं रखता। पहली हंसी किसकी है ये मायने नहीं रखता, बल्कि आखिरी हंसी किसकी होने वाली है ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, आज कौन हंस रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हंसने दीजिए उनको। आज आपको कौन मजाक उड़ा रहा है, उड़ाने दीजिए उनका मजाक। समय एक ऐसा चीज है मेरे दोस्त कि समय को कोई बांध के नहीं रख सकता। न समय को मैं पकड़ कर रख सकता हूं, न समय को वो लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं, न समय को वो लोग पकड़ कर रख सकते हैं। समय सबका बीतता है, और समय का मार जब पड़ता है ना इंसान को, वो तमाचा और हाथ का मार कुछ नहीं होता। समय का मार जब पड़ता है ना इंसान को दोस्त, तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। आज मेरे न जाने कितने दोस्त जिनको लगता था कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलता, आज भी उनकी लाइफ उसी प्रकार घिसी पिटी लाइफ उनकी चल रही है। आज भी उनके लाइफ में परेशानियां हैं। आज भी उनके लाइफ में रोज सुबह काम पे जाओ और दिन भर थक कर काम से लौटो, रात में बीबी की गाली सुनो और सो जाओ। लेकिन मेरे दोस्त, आज रोहित शर्मा वो लाइफ नहीं जीता, बल्कि ना सिर्फ मैं करोड़पति बना, मेरे डाउनलाइन में कई लोग करोड़पति बने। ना सिर्फ आज मैं करोड़ों के घर में रह रहा हूं, मेरे डाउनलाइन ऐसे ऐसे हैं जो करोड़ों के घर बना चुके हैं मेरे दोस्त। आज इस बिजनेस का पावर बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए अगर कोई चैलेंजेस आज आपको मिल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वीकार कीजिए उसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब वो चीजें हैं। और अगर मैं चैलेंज की बात करूं, यार हम सब, अच्छा आप में से एक बार हाथ खड़े कीजिए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीबी को देखे हैं, एकदम नजदीक से गरीबी को देखे हैं? एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जहां तक मेरा मानना था, जहां तक मैं समझ पा रहा था कि सब लोग, अधिकतर लोग होंगे जो गरीबी को देखे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए हाथ खड़ा करवाया कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि यहाँ अमीर लोग भी बैठे हैं। होंगे कुछ लोग अमीर मेरे दोस्त, हर लोग ये बिजनेस में जुड़ते हैं, लेकिन स्पेशली मैं आप सब जो गरीबी को नजदीक से देखे हैं, मैं आपको एक छोटा सा, मैं आपको वाक्य याद दिलाना चाहता हूँ कि क्या चैलेंजेस से घबराना। मेरे दोस्त, हम सब वो लोग हैं, अच्छा आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, एक बार फिर से हाथ खड़ा करना, कितने लोग हैं जो साइकिल चलाते हैं, साइकिल, बाइसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं? सब लोग साइकिल चलाते हैं। मैं आपको बस याद दिला रहा हूं कि आप याद करो आप साइकिल चलाना कैसे सीखे थे। एक बार मैं आपको अपने बचपन में ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ पल के लिए आप अपने बचपन में जाओ यार। थोड़ा देर के लिए भूल जाओ रोहित शर्मा की मीटिंग, अपनी आंखों को बंद करो। आप आंखों को बंद करके याद करो कि आप साइकिल पहली बार किसकी साइकिल थी जो आपने पहली बार टच किया था। पहली बार कौन सी साइकिल थी, याद करो। एटलस का था, हीरो का था, हरकुलस का था। याद करो वो साइकिल, कि वो साइकिल कौन सा था जिसको पहली बार आपने टच किया था कि इसको सीखेंगे। आप याद कर लिए? अब मैं आपको बताता हूं, इतने हजार लोग बैठे हो आप, और मैं सबका भविष्यवाणी कर देता हूं कि आप सब लोगों ने जो पहली बार जो साइकिल चलाना सीखे थे ना, वो अपनी औकात से बड़ी साइकिल को आपने पकड़ा था। आपके पास खुद का वो छोटा साइकिल नहीं था। आज के जमाने में बच्चे 3 साल 4 साल के होते हैं, अपने मम्मी पापा को बोलते हैं, मम्मी पापा मुझे साइकिल चाहिए, और मम्मी पापा दौड़ के मार्केट जाते हैं और साइकिल लेके आते हैं। और एकदम साइकिल पता कैसा लाते हैं, एक टायर आगे एक पीछे, और पीछे 2 टायर और रहता है, छोटा छोटा टायर, ठीक है, जो उसको गिरने नहीं देता है। आजकल के साइकिल ऐसे आते हैं। लेकिन हम सब वो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, हम सब वो गरीब बैठे हैं यहाँ पे, जो हम साइकिल चलाना जब सीखे थे ना, तो हमें वो छोटा साइकिल नहीं मिला था। हम सबको वो साइकिल जो हमारे पापा का साइकिल था, हमारे बाबा का, हमारे दादाजी का साइकिल था, जो हमारी हमारी जो लंबाई थी ना दोस्त, आप सबकी लंबाई, अगर मैं सच कह रहा हूं तो हाथ खड़ा करना, आपकी लंबाई से बड़ी लंबाई, आपसे ऊंचा आपका साइकिल था। क्या मैं सही कह रहा हूं? आपकी ऊंचाई से बड़ा ऊंचा आपका साइकिल था, आपका पांव नहीं पहुंचता था। आप याद करिए आप साइकिल कैसे सीखे थे। यार चैलेंज, चैलेंज लेना, भला हम गरीब, जो गरीब परिवार में जन्मे हैं ना, यार चैलेंज और परेशानियों से हम क्या घबराएं यार। घबराएंगे तो वो लोग चैलेंज और परेशानी से जिनका
जो लाइफ में कभी संघर्ष देखे ही नहीं है। यार हम लोग संघर्ष में ही पैदा लिए हैं। हमारी पूरी लाइफ संघर्ष में बीता है, हमारा पूरा लाइफ परेशानी को देखते देखते बीता है। हम उन साइकिल को चलाना जो हमें पैर जो लंबाई में भी ऊपर है, भाई साहब सीट पे हम पहुंच नहीं पाते थे। आप याद करो हम क्या करते थे, सबसे पहले आप ना सीट पे पहुंच नहीं पाते थे ना, तो आप कैंची स्टाइल में साइकिल चलाना सीखे। आपने उस साइकिल के बीच में एक पांव को घुसाया और एक पांव आपने इधर रखा, और आप दोनों हाथों से हैंडल नहीं पकड़ पाते थे, तो एक हाथ से हैंडल पकड़ना और एक हाथ से ऐसे वो जो ग्रिल होता है लोहे का, उसको पकड़कर आप पैडल मारते थे। क्या मैं सही कह रहा हूं? यार हर तरह के चैलेंज हम देख के बैठे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, एक टाइम आया कि भाई साहब हम उस सीट पे चढ़ने के लिए, किस सीट पे चढ़ के सीखेंगे। हम ढलान में, जहां पे रोड सड़क ढलान होती है, हम दौड़ कर जाते थे और पांव ऊपर रखकर और हम सीट पे बैठ जाते थे। हमारे पांव नहीं पहुंचता था पैंडल तक, हम एक तरफ आधा मारते थे, फिर दूसरे तरफ आधा मारते थे, फिर वो ऊपर पैंडल आता था, फिर एक बार आधा मारते थे। भाई साहब हमने तो बचपन से चैलेंज देखा है यार। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि हमने साइकिल ऐसे ही सीखा है कि नहीं सीखा है? बिल्कुल ऐसे ही सीखा है। तो यार किस चैलेंज की बात, अरे सोच कर देखो यार, जिसको चैलेंज और जो हर वो चीजें आप देखना, आजकल के बच्चे जैसे जैसे मैं अपने बच्चे की बात करता हूँ, ठीक है, मैं अपने बच्चे की बात करता हूँ। अरे थोड़ा सा मौसम चेंज होता है भाई, अभी अभी ठंड ठीक से आई भी नहीं है, मेरे दोनों बच्चे नाक पूछ रहा कभी क्या, भाई साहब इतने कमजोर हो गए हैं ये सब। और एक हम थे यार, हमें मौसम से फर्क नहीं पड़ता, हर परेशानी को, अरे भाई बरसात हो या कुछ भी हो, ठंड का मौसम है, कैसे भी घूम रहे हैं, दिन भर मिट्टी में खेल रहे हैं, खेत में खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं होता था, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यार चैलेंजेस हमने देखा है मेरे दोस्त, चैलेंजेस हमने देखा है। कोई चैलेंजेस आज जो आपको रास्ते में मिल रहा है ना, कामयाबी के रास्ते में, इन चैलेंजेस से घबराइए मत। आपको एक बात याद रखना कि अगर RHI की दुनिया में अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना दोस्त, तो एक चीज बस चाहिए, एक चीज जो आज मैं आपको कह रहा हूं, और कुछ नहीं चाहिए, एक चीज चाहिए। अगर आप वो देने को तैयार हैं, वो करने को तैयार है, तो मैं आपको व्हाइट पेपर पर लिख कर दे सकता हूं कि हर इंसान इस RHI की दुनिया में कामयाब हो सकता है। एक चीज आपको करना पड़ेगा, और वो है अपना वाई क्लियर कीजिए। क्यों कामयाब बनना है आपको, क्यों अमीर बनना है आपको, क्यों करोड़पति बनना है, क्यों बहुत सारा पैसा कमाना है आपको, ये क्लियर कीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं अगर ये सीख लूं कि ये बिजनेस कैसे करना है तो मैं कामयाब बन जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि कैसे किया जाए। हाँ, अगर 100% एक कामयाबी अगर 100% में आती है, तो 100% में 5% योगदान हो सकता है कि इस बिजनेस को कैसे किया जाए, लेकिन 95% योगदान होता है कि क्यों किया जाए। आपको वाई की तलाश करना पड़ेगा कि इस बिजनेस को क्यों करना है। जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया ना, वाई स्ट्रांग हो गया, मान लो यार आप बैठे हो किसी एक शहर में, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जहां भी बैठे हो, आप लखनऊ में हो, आप जहां पे हो, आप आगरा में हो, हाँ, आप हापुड़ में हो, अलीगढ़ में हो, आप देवघर में हो, गोरखपुर में हो, आप अयोध्या में है, आप जौनपुर में है, जिस किसी कोने में भारत में आप सुन रहे हो, आप महाराष्ट्र में हो, छत्तीसगढ़ में हो, उड़ीसा में हो, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जहां से आप सुन रहे हो मुझे, मेरे दोस्त आप जहां हैं, अगर मान लो उस शहर से आपको नई दिल्ली जाना है, कहां जाना है? आपको नई दिल्ली जाना है। आपको वाई क्लियर करो पहले कि नई दिल्ली क्यों जाना है। वाई क्लियर करो कि नई दिल्ली क्यों जाना है। अगर वाई क्लियर हो गया ना, तो कैसे जाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, कैसे जाना है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों नई दिल्ली जाना है ये ढूंढिए, कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे क्या, फ्लाइट पकड़ लो, ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो, अरे साइकिल से जा सकते हो, अरे कुछ ना मिले तो पैदल निकल जाओ, आज न कल दिल्ली पहुंच जाओगे। लेकिन वाई तो ढूंढो कि दिल्ली जाना क्यों है, दिल्ली जाना क्यों है, ये क्यों की तलाश कीजिए। ये RHI में कामयाब होना क्यों है, इस क्यों की तलाश कीजिए। कैसे कामयाब होना है ना बाबा, ना कोई महत्व नहीं रखता। जो टिक जाएगा वो बिक जाएगा, जो टिकेगा कामयाब बनेगा ही बनेगा RHI में। लेकिन मेरे दोस्त आप ये तो ढूंढिए कि ये बिजनेस को करना क्यों है। वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा स्ट्रॉन्ग वाई था इस बिजनेस को करने का। मेरा वाई इसलिए इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग था, मेरा परिवार कर्ज में डूबा हुआ था, मेरे मम्मी पापा के ऊपर मेरे कर्ज था, और इस बिजनेस में मैं क्विट नहीं कर सकता था, मैं हार नहीं मान सकता था। न जाने कितने लोग मिले जो उपहास उड़ाए, जो मजाक उड़ाए, लेकिन मैं टिका रहा। मैं जानता था कि मैं
इस बिजनेस को आया, मुझे इस बिजनेस में कुछ बड़ा दिखा कि इस बिजनेस से बड़ा किया जा सकता है। अगर मुझे ऐसा दिखा है तो और लोगों को भी दिखेगा। मैं बस एक ही काम करूंगा, शो द प्लान। मैं एक ही काम करूंगा, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताऊंगा। अगर इस बिजनेस में उनके अंदर ड्रीम होगा, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता होगा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पसीना बहाने को तैयार होगा, तो वो व्यक्ति मेरे साथ जरूर जुड़ेगा। और दोस्तों, मैं बस एक ही काम करता रहा, बेशरम बन गया मैं, लगातार बेशरम बन के जो आ रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, हंस के चला जा रहा है, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं बस सबको राम सलाम कर रहा हूं, कोई बात नहीं यार, तुम्हें हमारा काम अच्छा नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्ती बनी रहेगी, लेकिन मैं यही काम करूंगा। मैं बस एक ही जिद पे था कि मैं यही काम करूंगा। बेशरम बन गया मैं, एक ही काम, बस सो द प्लान। देखो यार, अगर शर्म करने से करोड़पति बनते, शर्म करने से अगर हम अमीर बन जाते, तो भाई साहब मैं आपको परामर्श देता कि भाई 10-20 किलो शर्म कर लो। 10-20-50 किलो का शर्म की टोकरी सर पे लेके घूमो। शर्म बनने से कुछ नहीं हो सकता। एक हमारे सदी के महानायक कहते हैं, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। जानते हो आप अमिताभ बच्चन को? सदी के महानायक, सिर्फ नायक नहीं है वो, सदी के महानायक कहते हैं। अमिताभ बच्चन जब शुरू शुरू फिल्म इंडस्ट्री में आए थे ना, तो उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, कोई फिल्म हिट नहीं कर रहा था। लोग उनको देखना पसंद नहीं करते थे कि भाई ये कौन सा हीरो है, ताड़ के पेड़ की तरह लंबा है ये। अगर तेज हवा का झोंका आए तो ये पता चले मुंबई से कहीं कलकत्ता पहुंच जाए। एकदम दुबला पतला सा था वो, लगातार हर फिल्में फ्लॉप कर रही थी। एक बार उन्हें एक प्रोड्यूसर मिलते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि भाई अमिताभ जी, अमित जी, आपको कुछ हटकर करना पड़ेगा। लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर एक झिझक है, आपके अंदर एक शर्म है जो पर्दे पे दिख जा रही है, आपके अंदर एक शर्म है जो लोगों को दिख जा रहा है, वो आपने वो नायक नहीं देख पा रहा है। आपको उस शर्म को त्यागना पड़ेगा। उसके बाद अमित जी को यह बात समझ में आई और अमित जी का एक फिल्म आया था, जिस फिल्म का आपने नाम सुना होगा, लावारिस। और उस फिल्म में अमित जी को बताया गया कि साड़ी पहन के नाचना है। अमित जी ने याद किया कि मुझे शर्म को त्यागना ही पड़ेगा, और अमित जी ने नाच दिया साड़ी पहनकर। आपने वो गाना सुना होगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। सुना है आपने? आज अमिताभ बच्चन को बच्चा बच्चा जानता है। आज अमिताभ को बच्चा बच्चा जानता है। शर्म नहीं दोस्त, शर्म को दूर किसी कोने में रख दो, कुछ नहीं जाता। एक बार कामयाब हो लो, उसके बाद कर लेना जितना शर्म करना है। एक बार इस बिजनेस में अमीर बन लो, एक बार माँ बाप को प्राउड तो फील करवा दो। एक बार बैंक बैलेंस में, जो आपका बैंक है ना, अकाउंट में जब आपको दिखेगा करोड़ों में बैंक बैलेंस, मेरे दोस्त, उस दिन कर लेना ना शर्म। आज बस एक ही काम करो कि अपनी कामयाबी के बीच में किसी को रोड़ा मत बनने दो। अपने कामयाबी के बीच में आप किसी को मत आने दो। देखो यार, चैलेंजेस और परेशानियां हर काम में आती है। एक इंसान जो 500 रुपया कमाने के लिए, जो 500 रुपया दिन का कमाने के लिए सुबह काम पे निकलता है ना, एक मजदूर, एक रिक्शा चालक, आपको क्या लगता है उनके लाइफ में चैलेंज नहीं रहता? आपको क्या लगता है उनके लाइफ में परेशानी नहीं होता? दिन भर परेशानी है, दिन भर चैलेंज में रहते हैं 500 रुपए कमाने के लिए। तो मेरे दोस्त, जरा सोच कर देखिए, हम तो महीने के लाखों और साल के करोड़ रुपए कमाने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता कि खाली यहाँ बातें होती है, अगर ऐसा रहता कि यार इस बिजनेस में तो सिर्फ बातें होती है और कुछ है नहीं, तो समझ में आता। आप जरा झांक कर देखिए कि आपके बीच, आपके पास इतने उदाहरण भरे पड़े हैं। कहते हैं ना, जीवन में कामयाब वही जल्दी हुआ जा सकता है जहां पे एग्जाम्पल हो। लाइफ में वही बड़ा किया सकता है जिस फील्ड में एग्जाम्पल हो। आपके अपलाइन में एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। लोग आज करोड़पति बने हैं जो अपलाइन आपकी उंगली पकड़ कर ये कह रहे हैं कि चल भाई, मैं तुझे भी करोड़पति बनाता हूं। मेरे दोस्त, चैलेंजेस और परेशानियां तो रहेंगी रहेंगी, आप उनसे घबराओ मत। आप बस एक ही चीज याद रखो कि आज जो दिन है, कल वो दिन नहीं रहने वाला। आज जिस लेवल पे आप हैं, कल आप उस लेवल पे नहीं होने वाले हैं। आज जो चैलेंज आपको आ रही है प्रमोशन लेने के बाद, वो चैलेंज नहीं आएगा। आज आपके लाइफ में जो पैसों की दिक्कत आ रही है, प्रमोशन लेने के बाद वो दिक्कत कभी नहीं रहेगी लाइफ में। मेरे दोस्त, आज इससे स्वीकार करके बस मेहनत कीजिए, परेशानियों से भागिए मत। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। एक शिष्य था जो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु के पास जाकर कहता है कि गुरुदेव जी, आप मेरे गुरु हैं, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे बताइए। मुझे
कोई ऐसा जगह बताइए जहां कोई चैलेंज ना हो, जहां कोई परेशानी ना हो, जहां लाइफ में कुछ भी दिक्कत ना हो। तो उसके गुरु कहते हैं कि जीवन में अगर मनुष्य योनि में जन्म लिए हो तो मेरे दोस्त, तुम्हें जो भी काम और आपके बिजनेस, आपके व्यापार, आपके काम के अकॉर्डिंग आपकी परेशानियां या चैलेंजेस छोटी मोटी तो आती रहेंगी। इसे एंजॉय करो, हर लोग करते हैं, चाहे वो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, मोदी, मित्तल, अरबपति, खरबपति कोई भी हो, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। उसके गुरु ने समझाया, लेकिन उस शिष्य ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, आप ऐसे जवाब मत दीजिए। क्या दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे कोई परेशानी ना हो, कोई चैलेंज ना हो? मुझे वहीं जाना है, मैं वहीं रहना चाहता हूँ। उसके गुरु बहुत देर सोचते रहे, बहुत देर सोचते रहे कि भला दुनिया में ऐसा कौन सा जगह हो सकता है जहां पे कोई चैलेंज ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो उन्होंने बताया, हाँ, मैं एक जगह जानता हूं जहां पे कोई चैलेंज, कोई परेशानी नहीं है। चल, मैं तुझे वहां छोड़ आता हूं। उसके गुरु उसे अपने कार में बैठाते हैं, कार में बैठाकर कई किलोमीटर दूर लेकर जाते हैं, और जाने के बाद एक बड़ा सा बाउंड्री आता है, उस बाउंड्री के अंदर गाड़ी लेकर जाते हैं, और वो गुरु कहते हैं अपने शिष्य को कि नीचे उतर जा, आ उतर जा, वो जगह आ गई जहां पे कोई किसी को कोई परेशानी, कोई चैलेंज नहीं होता। जैसे ही वो शिष्य बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो एक कब्रिस्तान है। क्या है? वो एक कब्रिस्तान है। वो शिष्य डर जाता है, बोलता है, गुरुजी ये आप मुझे कहां ले आए, ये तो कब्रिस्तान है। तो गुरु कहता है, हाँ, यही वो जगह है जहां कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में मुर्दे सोए हुए हैं और सैकड़ों साल से सोए हैं। आज तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, क्योंकि आज तक कोई भी मुर्दे ने किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं लिखवाया कि मैं सोया हुआ था और ये बगल वाले मुर्दे ने मुझे उंगली किया, तू भी जाके सो जा। तो वो शिष्य कहता है कि मैं कैसे सो सकता हूँ, यहाँ तो मरे लोग सोते हैं। तो उस गुरु ने समझाया कि ठीक वैसे ही, कि मरने के बाद ही हो सकता है कि लाइफ में ऐसा हो कि चैलेंज हो या ना हो, लेकिन जिंदा हो तो इससे घबराओ मत, इससे फाइट करो और आगे बढ़ते रहो। मेरे दोस्त, चैलेंजेस और परेशानियों से घबराना नहीं है, लोगों की नहीं सुनना है कि लोग क्या बोल रहे हैं आपको। आप इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे भी ऐसे लोग मिले थे जो हमारे बिजनेस पे यकीन नहीं किए थे। मुझे भी ये लोग मिले थे, कुछ लोग जो मुझे मेरे बिजनेस की बुराइयां बताते थे। आपको भी मिल रहे होंगे। लोग क्या बोल रहे हैं ये मत सुनिए मेरे दोस्त, ठीक है? आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप लोगों की सुनोगे ना तो आप बड़ा नहीं कर सकते। आप एक बात बताओ यार, क्या आपने ये ठेका लेकर रखा है क्या कि मैं पूरी दुनिया को खुश रखूंगा? एक इंसान समझने का प्रयास करो यार। एक इंसान सबको खुश नहीं कर सकता। हो सकता है कि 2 4 10 लोग को हमारा ये काम अच्छा ना लगे। क्या दिक्कत है यार? प्रॉब्लम क्या है? एक इंसान सबको खुश नहीं कर सकता। एक बिजनेस सबको खुश नहीं कर सकता। अगर एक इंसान सबको खुश कर देता, अरे इंसान छोड़ दो यार, क्या एक परमात्मा, एक भगवान सबको खुश कर देता है? नहीं कर पाता। अगर एक भगवान सबको खुश कर देता ना तो ये जो 36 करोड़ देवी देवता है ना हमारे, ये 36 करोड़ देवी देवता की जरूरत नहीं था। एक काफी थे। लेकिन उनको पता है कि एक एक से खुश नहीं होने वाले हैं इंसान। हम सोमवार को अलग देवता का पूजा करेंगे, मंगल को हम बजरंगबली का करेंगे, बुधवार को अलग देवता करेंगे, बृहस्पतिवार को हम विष्णु भगवान करेंगे, शुक्रवार को संतोषी माता करेंगे, शनिवार को शनिचर भगवान करेंगे, रविवार को हम सूर्य देवता करेंगे। हम रोज त्योहार मना रहे हैं, रोज देवता चाहिए, रोज नई चीजें चाहिए। एक भगवान सबको खुश नहीं कर सकता तो हम सबको खुश करने क्यों बैठे? मेरे दोस्त, आज बस एक काम करो, किसी और को मत खुश करो, अपने आप को खुश करो यार। एक पल के लिए छोड़ो ना यार, कि भाड़ में जाए दुनिया यार, हम बजाएं हारमोनिया। छोड़ो कमबख्त, मैं वो करता हूं जो मुझे अच्छा लग रहा है। आप ये देखो, जब आप यकीन रखो, जिस दिन आप कामयाब बनोगे ना, जिस दिन आपकी इंसेंटिव लाखों में होगी ना, आज वो लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं ना, देखना ये कैसे बदल जाते हैं। आपने सुना होगा कि गिरगिट रंग बदलता है। ना 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 ना, इंसान भी रंग बदलते हैं। हेलो, आपने सुना होगा कि गिरगिट रंग बदलते हैं। नहीं नहीं, इंसान भी रंग बदलते हैं। आज जो आपकी स्ट्रगल में मजाक उड़ा रहे हैं लोग ना, आप जब कामयाब बनोगे तो वही लोग रंग बदलेंगे और बोलेंगे, मैं जानता था यार, मैं जानता था तुम कामयाब बनोगे। मुझे पता था इस बंदे में बात है, मुझे पता था इस लड़के में दम है, मुझे पता था कुछ ना कुछ तो इसने आरएचआई में देखा था, कुछ ना कुछ इसने ऐसा देख लिया था आरएचआई में जो मैंने नहीं देखा था।
ये सब लोग गिरगिट हैं, रंग बदलेंगे। आज इन सब का परवाह मत करिए। आज बस एक ही काम करो मेरे दोस्त, और वो काम बस ये है कि अपने लाइफ में, इस RHI में, बस आज को जीतो, आज को। हम अक्सर परेशान ये रहते हैं कि हम सपने तो बड़े बड़े बना लेते हैं, लेकिन हम आज पे काम नहीं करते हैं। आज क्या जरूरत है करने का, उससे आज के काम को आज करो यार, अभी करो, उससे छोड़ो मत। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, महीने आते हैं, महीने चले जाते हैं। महीने की 30 तारीख आती है, 31 तारीख आती है, हम दुखी परेशान हो जाते हैं कि यार प्रमोशन हो सकता था यार, थोड़े सेल से छूट जा रहा है, काश भगवान हमें 5-7 दिन और मिल जाता तो हम प्रमोशन ले लेते, 5 दिन और मिल जाता तो हमारा स्लैब बड़ा हो जाता, हम एक बड़ी इंसेंटिव उठा सकते थे। मेरे दोस्त, पूरा महीना क्या कर रहे थे यार? अगर आप हर दिन वो सोचकर मेहनत करते ना कि आज को जीतना है मुझे, कल किसी ने नहीं देखा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कल को जानते हैं कल क्या होने वाला है? मुझे जरा हाथ खड़ा करके दिखाओ जरा। आप में से ऐसे कोई लोग जो जानते हैं कि कल क्या होने वाला है? मैं जानता हूं, कोई नहीं जानता। हम इंसान नहीं, बस एक ही शख्स जानता है, वो परमात्मा, वो ऊपर वाला, कल क्या होने वाला है। हम नहीं जानते। हमको बस आज में जीना चाहिए, कल के बारे में चिंता नहीं करना है। आज को जीतो, आज का दिन वो करो जो आप कल चाहते हो कि मेरे पास कल प्रमोशन हो। आप चाहते हो कि ये महीना, नवंबर का महीना, मेरा प्रमोशन हो, मेरा डाउनलाइन का प्रमोशन हो, मैं पिछले महीने से बड़ा इंसेंटिव बनाऊं, तो वो करने के लिए सबसे बेहतर दिन आज का दिन है। हर दिन सुबह जागो तो ये सोचकर जागो कि आज का दिन को मुझे जीतना है। दिन में इतनी मेहनत कर लो ना मेरे दोस्त कि रात में बिस्तर पे जाने के बाद ना पॉजिटिव ख्याल आए। वो डिस्ट्रीब्यूटर जो दिन में मेहनत नहीं करते, जो यहाँ वहां घूमने में और उन चीजों में काम को, समय को बर्बाद कर लेते हैं, जो वो नहीं भी करते तो चलता, मेरे दोस्त, उनके रात में बेड पे जाने के बाद नकारात्मक ख्याल आता है कि लगता है मेरी प्रमोशन नहीं हो पाएगी, लगता है मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जो लोग थक कर सोते हैं ना, जो पसीना बहा कर सोते हैं ना दोस्त, यकीन मानिए उनको पॉजिटिव ख्याल आता है। वो सुबह जागता है ना तो फ्रेश जागता है कि आज फिर से भगवान सूर्य देव निकले हैं, आज फिर से एक नया दिन आया है, आज फिर से एक नया सवेरा आया है, आज फिर से मेहनत करूंगा, आज वो करूंगा जो कल नहीं किया था, बल्कि कल से भी ज्यादा बेहतर आज के दिन को बनाऊंगा। आज को जीतने की आदत डालिए मेरे दोस्त। इन संघर्ष और चुनौतियों से घबराओ मत। ये चुनौतियां कई बार लाइफ में, हमारे लाइफ में कई बार चुनौतियां आती है ना, तो हमें ऐसा लगता है यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कहा ये भगवान को, ऊपर वाले को मेरे पर रहम नहीं आ रहा है? कितना अच्छा होता कि मैं इस बिजनेस में आता, RHI में, और एक दिन रात में सोता और सुबह जागता, और सुबह जागते के साथ पता चलता कि मैं इस बिजनेस में क्राउन बन गया हूं। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आप रात पे सोओगे और सुबह आप क्राउन बन जाओगे। मेरे दोस्त, बनोगे जरूर एक दिन क्राउन, बनोगे जरूर एक दिन आप ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन ऐसे सो कर नहीं बनोगे, चुनौतियों को फेस करके बनोगे। और चुनौती जिसको हम डरते हैं ना कि भगवान हमारे लाइफ में क्यों दे रहे हैं, ये परेशानी यार क्यों आई मेरे लाइफ में, अगर नहीं आता तो कितना बढ़िया होता। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप कल क्या होने वाला है, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। हर चुनौती, हर परेशानी को भेजने में जब ऊपर वाला हमारे लाइफ में देता है ना दोस्त, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। आप समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल्स बताता हूं, लोग एग्जांपल से अच्छे समझ पाते हैं। एक किसान था। आपने देखा होगा जनरली किसान के लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस होती है, किसान के लाइफ में क्या क्या चुनौतियां होती है। जैसे आपने देखा होगा एक किसान फसल फसल बुआई करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जितनी बारिश चाहिए उतनी बारिश नहीं हो पाती। क्या मैं सही कह रहा हूं? कई बार ऐसा होता है जितनी बारिश चाहिए उससे ज्यादा बारिश होता है, बाढ़ आ जाता है। क्या होता है ऐसा? कई बार ऐसा होता है कि ठंड में ओले गिर पड़ते हैं, फसल बर्बाद हो जाता है। कभी कभी शीतलहरी आ जाती है, कभी गर्मियों में ऐसा होता है कि बिल्कुल उनकी फसल सूख जाते हैं। तो किसान के लाइफ में जनरली ये परेशानियां हो रहती है। एक किसान था, वो जब भी मंदिर जाता, हाथ जोड़ता भगवान के पास, और वो किसान कहता कि भगवान, आपको तनिक भी दया नहीं आती, आपको तनिक भी दया नहीं है कि मैं किसान हूं, मैं, मेरा परिवार दिन रात मेहनत करता है खेतों में, हमारे वजह से पूरे देश दुनिया में लोग अनाज खाते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं और आप हमारे लाइफ में इतना परेशानी देते हो। कभी बारिश नहीं होती, कभी तेज बारिश होती है, कभी ओले गिराते हैं, कभी भूकंप आने लगता है, कभी जमीन फट जाती है। रोज मंदिर जाता, एक ही बात कहता, रोज मंदिर जाता, भगवान को शिकायत करता, रोज मंदिर जाता और बताता कि कैसे भगवान हो आप, आपको अपना काम करना नहीं आता। यार मैं भगवान रहता ना, तो मैं आपसे बेहतर कर लेता सब कुछ, सब चीजों को। तो भगवान उनकी बात को रोज सुनते थे कि यार ये किसान को दिक्कत क्या है यार,
ये तो अपने भगवान पे ही शक कर रहा है। एक दिन भगवान प्रकट होते हैं और इंसान के पास बोलते हैं, भाई तू बता क्या दिक्कत है तेरे लाइफ में। उसने बताया कि यार आप भगवान हो, और भगवान हो कि आप अपने काम को नहीं कर पा रहे हो, आप मेरे लाइफ में इतनी चैलेंजेस चुनौतियां देते हो, क्या जरूरत है इस चुनौती का। तो भगवान ने बोला मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूं, यानी तुझे लगता है ये काम कोई और करता तो अच्छा कर लेता क्या। उस किसान ने बोला हाँ, अगर मैं भगवान होता तो मैं आपसे अच्छा काम कर लेता। तो भगवान ने बोला ठीक है, आज से तू भगवान बन जा, आज से मैं अपनी पावर, सारी पावर तुझे देता हूं, बता क्या है, क्या करना है। उस किसान ने बोला कि ज्यादा नहीं, मुझे आप मुझे ज्यादा नहीं, 6 महीने के लिए मुझे अपनी शक्ति दे दो, देखना फिर पूरे देश दुनिया को मैं खुश कर दूंगा। भगवान ने कहा था आज तो 6 महीने के लिए, आज से तू भगवान। अब उस किसान बड़ा खुश हुआ, उसे पता था कि उसकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस है। उसने क्या किया, इंद्रदेव इंद्रदेव को आज्ञा दी कि देखो इंद्र भगवान, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, जितनी बारिश चाहिए ना उतना ही करना है, ठीक है, फालतू की बारिश की है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पवन देव को बुलाए, मीटिंग लगाए पवन देव को, वायु, पवन देव को बोले देखिए पवन देव, ज्यादा हीरो मत बनना, जितनी हवा चाहिए उतनी चाहिए, आंधी मत चलाना। सबको बारी बारी से उस किसान ने क्लास लगाया, और वो अपने फसल को बढ़ता हुआ रोज देखता था, और बड़ा खुश था मनी मन में कि यार कितना अच्छा फसल हो रहा है मेरा। भगवान को अपना काम करने नहीं आता था। वो किसान ने उतना ही हवा चला रहा था जितना फसल को चाहिए था, उतना ही बारिश कर रहा था जितना फसल को चाहिए था, उतना ही सब कुछ बराबर एक मानसून को उसने सेट कर दिया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, फसल बढ़ना स्टार्ट हुआ, देखते देखते फसल बहुत बड़ा हो गया। किसान बड़ा खुश हुआ कि यार देखो हमारे फसल कितने बड़े हो रहे हैं और कितने अच्छे हो रहे हैं, भगवान अपना काम नहीं कर पा रहा था, मैंने सब चीजों को ठीक कर दिया। एक दिन आया जब फसल काटने का दिन आया, एक टाइम आया जब फसल काटने का टाइम आया। वो किसान फसल काटता है, ऊंचे ऊंचे फसल हो गए थे, हर साल से ज्यादा बड़े फसल हो गए थे। वो फसल को काटता है, फसल को काटने के बाद किसान देखता है कि किसी भी फसल में अनाज नहीं है, सारे फसल खोखले हैं, किसी में एक अनाज का एक दाना तक नहीं है, बिल्कुल सूखी हुई फसल, यानी जो लंबे लंबे फसल तो हुए थे लेकिन उसमें अनाज कोई नहीं था। अब जो है वो इंसान फिर से अपना गर्दन ऊपर करता है भगवान की ओर, और बोलता है कि इसमें भी तेरी कोई साजिश होगी, इसमें भी तेरी कोई साजिश होगी, तूने जानबूझ के मेरे लाइफ में फिर से परेशानी लाया है। भगवान फिर से प्रकट होते हैं, बोलते हैं अरे मूर्ख कहीं के, अब मैंने क्या कर दिया, अब तो तू ही भगवान है, तू तो वही कर रहा था जो तू चाहता था, अभी क्या हो गया। उस किसान ने कहा कि आखिर मेरे फसल में से वो दाने कहाँ चले गए, अनाज कहाँ चले गए। तो जब दाने नहीं थे तो भगवान बड़े हंस पड़े, और भगवान ने उसे बताया कि फसल, पेड़ पौधे, इंसान अनुकूलता में पलते हैं और प्रतिकूलता में फलते हैं, इस बात को तू भूल गया था। मैं फिर से दोहराता हूं, आप याद रखना, फसल, पेड़ पौधे, इंसान अनुकूलता में पलते हैं और प्रतिकूलता में फलते हैं। लाइफ में आपको अनुकूलता अगर आपके लाइफ में सिर्फ रहेगी, सिर्फ पलेंगे आप, अनुकूलता मीन्स जितनी हवा चाहिए था उसने उतना ही हवा दिया, जितना पानी चाहिए था उतना ही पानी उसने दिया अपने फसल को, उसमें सिर्फ पलते हैं, उसका फसल बड़ा हुआ, पला, लेकिन फला नहीं। फलने के लिए प्रतिकूलता चाहिए, प्रतिकूलता मीन्स चुनौती चाहिए, संघर्ष चाहिए। उस वो बिना संघर्ष के वो फसल बड़ा हो रहा था, इसलिए उसमें अनाज नहीं थे। भगवान ने बताया कि इंसान की लाइफ में जब चुनौतियां आती है, परेशानियां आती है, तो मैं इसलिए देता हूं कि मैं उसे मजबूत बनाना चाहता हूं, मैं इसलिए देता हूं कि उसे वो चाहिए, वो चाहता है कि मैं करोड़पति बनूं, वो चाहता है बड़ा कुछ करूं, लेकिन उसे पता है, उसे पता ही नहीं है कि उस रास्ते पे, उस मंजिल तक जाने के लिए तुम्हें उस रास्ते में झेलना जो पड़ेगा वो है संघर्ष, उसके लायक बनाऊंगा। मेरे दोस्त, हमारे लाइफ में जब चुनौतियां आती है ना, परेशानियां आती है, तो हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, लेकिन हम उसे किसी और रूप में ले लेते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। तो मेरे दोस्त, आप से मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो बिजनेस आपको मिला है, चुनौतियां जो आपको मिल रही है या मिल रही होंगी, या आज नहीं मिल रही है तो कल मिलेगी। अगर आज आपको नहीं मिल रही है ना, आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो यकीन मानो, अगर मैं आपका सच्चा लाइन हूं तो मैं आपको धोखे में नहीं रखूंगा। चुनौतियां मिलेंगी जरूर, लेकिन मिलेंगी तो उस दिन घबराना मत। उस दिन रोहित शर्मा की बात को याद रखना कि ये बात तो मेरे अपलाइन ने पहले ही बता रखा था कि चुनौतियां मिलेगी। मेरे दोस्त, वो चुनौतियां जब आएंगी ना तो बस आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आएगी, और उसका कोई भी मकसद नहीं है। क्या आपको लगता है कि उस ऊपर भगवान का वो उसका कोई दुश्मनी है इंसान से, उसे उसने कोई पर्सनली दुश्मनी ले रखा है आपसे कि भाई इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे मैं RHI में ब्रांड एम्बेसडर बनने दूंगा नहीं,
इसके लाइफ में मैं परेशानी दूंगा सीधे से नीचे गिराने के लिए। नहीं, उस ऊपर वाले का ऐसा कोई मतलब महत्वाकांक्षा या आकांक्षा या उसकी इच्छा नहीं होती। वो बस इंसान के लाइफ में इसलिए चुनौतियां देता है, इसलिए परेशानी देता है, क्योंकि वो आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। मेरे दोस्त, अगर मैं अगली चीज बताऊं आपको कि क्या ऐसा किया जाए कि इस बिजनेस में मैं एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम मजबूत, एक ऐसा ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर बनूं कि मैं दृढ़ निश्चय वाला बनूं। मतलब आज जो मैंने जर्नी स्टार्ट किया है, चाहे लाख तरह की मुझे चुनौतियां आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डटा रहूं, मैं टिका रहूं, उस दिन तक टिका रहूं जब तक ये जंग खत्म नहीं हो जाती। एक बात याद रखना कि आज जो कामयाबी के बीच आपका जो संघर्ष चल रहा है, ये बस एक जंग है। इसमें सिर्फ वही व्यक्ति हारता है जो व्यक्ति खुद से हार मान लेता है। यहाँ कोई आपको आउट नहीं करने वाला, कोई आपको नहीं कहेगा कि जा तू RSI तेरे से नहीं हो पाएगा, घर चला जा। नहीं, यहाँ पे एक बात याद रखना, हम सबको एक समान अवसर मिला है, हम सबको एक समान बिजनेस मिला है, हम सबको एक समान अपलाइन मिला है, हम सबको समान ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ कोई किसी से भेदभाव नहीं करता। यहाँ वही व्यक्ति जो हार मान लेता है ना, वही सिर्फ आउट होता है। मेरे दोस्त, आप हार ना माने। आपके पास एक दृढ़ निश्चय, आपके पास आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बेहद जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आप लिख लेना मेरे दोस्त, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप याद रखिए एक बात को कि इस बिजनेस में कल आप कहां जाने वाले हैं, इस बिजनेस में कल आप कितना बड़ा करने वाले हैं, अगर किसी के हाथ में वो है तो वो सिर्फ आपके हाथ में, सिर्फ आपके हाथ में। अपलाइन सबको एक नजर से देखता है, अपलाइन अपने हर बच्चों को समान प्यार करता है, लेकिन हर बच्चे समान रिजल्ट नहीं लाते हैं, हर बच्चे लाइफ में समान आगे नहीं बढ़ते। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बात याद रखना कि आपकी कामयाबी सिर्फ आपके हाथ में है। मेरे दोस्त, दृढ़ निश्चय वाले बनिए, आत्मविश्वास वाले बनिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले बनिए। मैं, अगर आप कहो आपके पास वक्त है तो मैं एक कहानी छोटा सा यहाँ भी सुनाऊं, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो पता चले मैं कहानियां सुनाता जा रहा हूं और आप बैठ, अरे बाबा, बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हो यार। थैंक यू सो मच, अभिनंदन अभिनंदन। ये आपके उठते हुए हाथ बता रहे हैं कि आप सब वो लोग बैठे हैं जो कल, आज मैं एक करोड़ों के बंगले में बैठकर आपसे बात कर रहा हूं। आप सब वो हैं मेरे दोस्त जो कल आप भी किसी बंगले में होंगे, कल आप भी वो होंगे ना जिनके पास सब कुछ होगा। यकीन मानिए, जब आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे होंगे ना, जब आप करोड़पति बनोगे, आपका बैंक में करोड़ों रुपया है, करोड़ों का बंगले में रह रहे हो, प्रॉपर्टी आपकी हर शहरों, कई राज्यों में फैली पड़ी है, यकीन मानो आपके माँ बाप को प्राउड होगा, आपके ऊपर गर्व होगा। आज आपके पास दो चार दोस्त नाराज जरूर हो जा रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए जब कामयाब बनेंगे ना, 10 20 50 नए दोस्त बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे। पैसे वाले लोगों से हर लोग दोस्ती करना चाहता है दोस्त। जब पैसा आता है ना तो वो अकेला नहीं आता, पैसा जब आता है तो अकेला नहीं आता, वो आपको हर चीज साथ में लेके आएगा। आज दोस्त कम है, उस टाइम ऐसा होगा कि आपको दोस्त चुन नहीं पाओगे आप। आपके आपकी अगर आप में से कितने लोग हैं जो शादीशुदा नहीं है, अगर हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग कुंवारे हैं, अब देख लो, सबके सब हाथ खड़ा कर दिए कि शर्मा जी थोड़ी देख रहे हैं कि हम शादीशुदा हैं कि नहीं है। अरे रे 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 रे, अरे मेरे सारे कुंवारे भाइयों। ठीक है, चलो चलो चलो, मैं मान गया, सब कुंवारे बैठे हो यार, सबके सब कुंवारे बैठे हो। यकीन मानो, जब कामयाब बनोगे ना, क्योंकि ये वो पैसा नहीं है ना जो आप सोच रहे हो ना कि जैसे बाहर की दुनिया में लोग कमा लेते हैं कुछ पैसे, लाख 10 लाख 5 लाख, तो अरे अमीर बन गए। अरे यार, 5 लाख 10 लाख यहाँ तो महीने का आएगा, महीने की। ठीक है, और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, वो व्यक्ति बोल रहा है जो कमाया है, कमा रहा है, जो करोड़पति बना है, बनाया है। अब सोचो ना वो दिन कैसा होगा यार। आज जब कुंवारे हो, पता चलेगा जब आपकी शादी की बात चल रही होगी, सोचो कैसा माहौल होगा कि लड़की वाले जो होते हैं ना, उनको पता चलेगा लड़का तो करोड़पति है यार, और वो कोई विरासत में करोड़पति नहीं है। हाँ हाँ, हेलो, कोई विरासत में करोड़पति नहीं है कि दादा का संपत्ति था, दादा अमीर था इसलिए बाप अमीर हुआ, बाप अमीर था इसलिए बेटा अमीर हुआ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे करोड़पति को मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे करोड़पति का मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। उन करोड़पति का वैल्यू है जो गरीब पैदा लिए थे, लेकिन अपने बल पे करोड़पति बने हैं, उनका मार्केट में बहुत इज्जत होता है मेरा दोस्त। ठीक है,
तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए हो ना कि आप यकीन मानो वो लाइफ यार ऐसा जियोगे लाइफ को ना, क्या बोलोगे यार, प्राउड होगा यार, आपको प्राउड होगा। जब जैसे देखो ना, मैं आपको बता रहा हूँ कितना, मैं आपको ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ रोज होके एकदम ऐसा आंसू बहाते हुए, नहीं मेरे दोस्त, मुस्कुराता चेहरे पर हंसी देखो ना, क्यों है ये फेस ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं बना हूं, मैंने बनाया है। और आप वो सोचो बनोगे ना, तो आप जब दहाड़ मारोगे ना, जब आप कहीं बात कर रहे होगे ना, आपके यार, मैं सोचो, कल्पना करो उस चीज का, कैसा वो दिन होगा, कैसा वो दिन होगा जब बताओगे आप अपनी कामयाबी की जर्नी, मेरे दोस्त। तो आज थोड़ा सा और मुझे आप सुन लीजिए, मैं दृढ़ निश्चय पे बात कर रहा था, आप बोलेंगे तो मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा, लेकिन नहीं तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं। आप जरूर ध्यान से सुनिए। ये स्टोरी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद है। हाँ, मैं ये स्टोरी स्टार्टिंग के अपने दिन को मैं याद करूं, मुझे स्टार्टिंग से स्टोरी पसंद है। मुझे कई बार ऐसा लगता था कि ये स्टोरी ना, मतलब हमारी स्टोरी है, हम जिस फील्ड में हैं और जहां पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कई बार ये स्टोरी जब मैं सुनता था ना, मुझे ऐसा लगता था ये स्टोरी हमारी स्टोरी है यार, हमसे रिलेट हो रही है स्टोरी। आप थोड़ा ध्यान से इस स्टोरी को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कहानी है एक राजा की। आवाज जा रही है ना? हाँ, ये कहानी है एक राजा की जिसकी एक बेटी थी। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को, हाँ थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। ये स्टोरी एक राजा की जिसकी एक बेटी थी, और वो एक धनवान राजा था। पहले क्या, राजा भी कई तरह के होते थे। कुछ राजा ऐसे होते थे जिनके पास धन कम होता था, संपत्ति कम होता था, उनकी जो एरिया होता था, उनका राज्य कम हो छोटा होता था। लेकिन ये स्टोरी एक ऐसे राजा की जो एक धनवान राजा था, जिसकी राज्य बहुत बड़ी राज्य थी। और उस राजा को हमेशा एक सोच होती थी, एक बात सोचता था वो, जब भी अपने मंत्री, राजा लोग को देखना, राजा के जमाने में क्या होता था कि वो लोग उनके राज दरबार में ऐसे लोग होते थे जो बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान किस्म के लोग होते थे, जो उनको वो रखते थे, जिनसे वो अपनी बातें शेयर करते थे, जिनसे वो पूछते थे, जिस पे रणनीति तैयार करते थे, जिस पे वो अपने राज्य की उन्नति के बारे में बात करते थे। ऐसे कुछ टीम होते थे। तो वो राजा अक्सर अपने उस टीम के पास बैठता और राजा बात करता कि मुझे एक चीज की हमेशा डर लगा रहता है, मैं सोचता रहता हूं कि मेरी बेटी पूरे राज्य की जो मालिक है अकेली है, यानी कल इस राज्य का जो आप ये कह सकते हो जो उत्तराधिकारी है, वो मेरी बेटी है। लेकिन मेरी बेटी की जब शादी विवाह योग्य होगी वो, तो मैं कैसे एक ऐसे वर की तलाश करूंगा, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कैसे करूंगा जो इतना योग्य हो कि वो मेरी बेटी से शादी करके मेरे इस राज्य का राजा बन सके। मैं ऐसे व्यक्ति को कैसे ढूंढ पाऊंगा इतनी बड़ी दुनिया में? तो उसके जो बुद्धिमान उसके वो लोग थे जो उनके वहां पे राज दरबार में बैठे रहते थे, उन्होंने कहा महाराज आप चिंता मत करिए, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारी बेटी जब विवाह योग्य होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि लाखों करोड़ों में वो एक लड़के को चुनकर निकाल दूंगा। लाखों नहीं, करोड़ों में एक चेहरे को निकाल दूंगा कि ये आपकी बेटी से विवाह योग्य है, ये वो व्यक्ति है जो कल राजा बन सकता है। दिन बीतता गया, उम्र बीती गई, देखते देखते साल हुआ, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, राजा की बेटी विवाह योग्य हुई है। अब राजा फिर से एक मीटिंग बुलाते हैं अपने राज दरबार में, और उन सारे बुद्धिजीवी लोगों से पूछते हैं कि अब तो हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, तो आखिर आप मुझे बताइए, जो आपने बताया था कि हम करोड़ों में एक चेहरे को चुन लेंगे कि इस राज्य का राजा उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। तो उनमें से जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने कहा महाराज चिंता मत करिए, हमारे पास सब व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि हम एक प्रतियोगिता करेंगे। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी, यहाँ किसी राजा और प्रजा से कोई मतलब नहीं है। ये स्टोरी बस मैं इसलिए सुना रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि इस स्टोरी को सुनने के बाद जब मैं आपके लेवल पे था, तो मुझे बस एक बात समझ में आई थी कि ये स्टोरी उस राजा और प्रजा का नहीं था, उस रानी और होने वाले राजा का नहीं था। ये स्टोरी मेरी है, ये स्टोरी आपकी है, ये हम सब की स्टोरी है। ध्यान से सुनिएगा। तो वो जो उनकी टीम होती है, आ, वो टीम बताता है कि हम एक प्रतियोगिता करेंगे, एक स्वयंवर करेंगे, जिसमें उस स्वयंवर को वो जीतेगा जिसके कुछ रूल रेगुलेशन होंगे। और रूल रेगुलेशन उन्हें बताया कि हम बना चुके हैं। आप एक काम कीजिए, पूरे राज्य में, बल्कि राज्य से बाहर, देश से बाहर, हर जगह ये संदेश पहुंचा दें
कि राजा महाराज ने एक प्रतियोगिता रखा है और जो उस प्रतियोगिता को जीत लेगा वो व्यक्ति जो जीतेगा, राजा अपनी बेटी का विवाह उससे करेगा। और सिर्फ विवाह नहीं करेगा बल्कि उस राज्य का आने वाला नया महाराज वो होगा जो उस प्रतियोगिता को जीतेगा। राजा ने कहा कि पूरे देश, उन्होंने कहा कि क्या पूरे देश और देश के बाहर भी ये ऐलान करना है? अगर ऐलान करना ही है तो क्यों ना हम सिर्फ ऐसा करें कि सिर्फ राजा के जो वंशज हैं, यानी राजा की जो पीढ़ी है, क्यों ना सिर्फ राजा राजा को बता दिया जाए और सिर्फ राजकुमार लोगों को बुलाया जाए कि राजकुमार लोग आए और आके प्रतियोगिता में भाग लें और कोई एक राजकुमार जीत जाए और वो मेरी बेटी शादी करके और राजा बन जाए। तो उस बुद्धिजीवी ने कहा नहीं महाराज नहीं, हम करोड़ों में एक चेहरे को निकालेंगे, करोड़ों में एक चेहरे को। राजा या राजकुमार नहीं, अगर राजकुमार को आना है तो वो भी आ सकते हैं प्रतियोगिता में, लेकिन ये प्रतियोगिता हर आम नागरिक के लिए ऐलान करिए। राजा ने ऐलान करवाया पूरे देश दुनिया में कि जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा वो बनेगा राजा और मेरी बेटी से शादी करेगा। सब पूरे देश दुनिया में लोग खुश हो गए कि ये तो कमाल की बात है भाई साहब। मतलब अब यकीन नहीं करोगे, एक जगह बताया गया कि इस जगह पे सबको रिपोर्ट करना है, आना है, जहां प्रतियोगिता आरंभ होगी। वहां पे तकरीबन तकरीबन 20 से 25 हजार लोग आए और सब लोग ये सोचकर आए कि मैं राजा बनूंगा। 20 से 25 हजार लोग आए कि मैं जीतूंगा और मैं महाराज की बेटी से शादी करूंगा। 20 से 25 हजार लोग आए। राजा जब ये देखता है कि 20 से 25 हजार लोग आए हैं तो राजा बड़ा आश्चर्य में होता है कि इस 25 हजार में वो व्यक्ति कौन होगा। बुद्धिजीवी ने कहा महाराज चिंता मत करिए, आप बस खुश हो जाइए कि वो व्यक्ति भी आ गया है। इस भीड़ में वो शख्स भी आ गया है जो राजा बनेगा। इस भीड़ में वो शख्स भी आ गया है जो जीतेगा। इस भीड़ में वो शख्स भी आ गया है जो प्रतियोगिता में नंबर 1 बनेगा। अब अनाउंस करने की बारी आई कि प्रतियोगिता में करना क्या है। बताया गया कि जितने भी आप सब लोग आए हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, आपको करना यह है कि आपको एक कवच दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि राजा महाराजा के समय में लोग कवच पहनते थे, कवच। और कवच उनको कई तरह से युद्ध में रक्षा करता था। जब युद्ध चलता था तो तलवार से बचाता था। तो उन्हें बताया गया कि ये कवच पहनना है तुम्हें, और जिस कवच का वजन था 80 किलो। कितना था? 80 किलो। 80 किलो का कवच पहनना है लोहे का, और वो पहनने के बाद आपको बताया जाएगा आगे क्या करना है। तो जितने सारे लोग थे उसमें से आधे लोग तो एकदम घबरा गए कि 80 किलो का कवच पहनना है, ये कैसे 80 किलो का लोहे का कवच पहन सकते हैं। कुछ लोग वहां पीछे हट गए। कुछ लोग जो बचे उसमें से लगभग 10,000 12,000 बचे, 15,000 बचे। उन लोगों ने कवच पहना और उन सबको ले जाया गया प्रतियोगिता के स्थल पे। और जहां पे ले जाया गया वो एक जगह था, एक पहाड़ी के नीचे। एक पहाड़ी के नीचे ले जाया गया और उसके बाद सबको बोला गया कि आप में से सभी को इस पहाड़ी के सबसे टॉप पे चढ़ना है। और सीढ़ियां बनी है, और सीढ़ियां मेरे दोस्त पता है कैसी बनी थी? एकदम ऐसा खड़ी सीढ़ियां। और 80 किलो के कवच को पहनकर तुम्हें सबसे टॉप में चढ़ना है पहाड़ के ऊपर। और वहां पे एक बड़ा सा घंटा है, घंटी जो होता है ना, घंटी, मंदिर का घंटी। एक बड़ा सा घंटी है, ऊपर चढ़ के जो घंटी बजा देगा वो इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा। अब उसमें से आप यकीन नहीं करोगे, 90% लोग वहां से पीछे हट गए कि राजा ने सबको मरवाने का उपाय कर रखा है। राजा आज सबको मरवा देगा मेरे दोस्त। 80 किलो का कवच पहनकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, और वो पहाड़ी इतनी ऊपर पे है कि वो दिख भी नहीं रही है उसकी चोटी। और इतनी खड़ी पहाड़ी पे चढ़ कौन पाएगा? 90% लोग पीछे हट गए, 10% लोग बचे कि हम चढ़ेंगे मेरे दोस्त। उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे कि मुश्किल से जो चढ़ने वाले जो लोग बचे उस सैकड़ों की संख्या में बचे कि जो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। और जब चढ़ना तैयार स्टार्ट किए तो कुछ लोग ऐसे थे कि जो गए और 100 सीढ़ी तो चढ़ गए, और 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद जब उनको आगे की चोटी दिख नहीं रही थी, कहां तक पहाड़ी का अंत है, वो 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद वो वापस हो गए कि लगता है कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, ये मर जाऊंगा मैं, और पता नहीं इसकी अंत कहां पे है, इसका आखिरी चोटी कहां पे है, हम नहीं चढ़ सकते। कुछ लोग 100 सीढ़ी से लौट गए।
उसके बाद उसमें से कुछ लोग बचे जो आगे बढ़े कि नहीं, हम अगर निकले हैं, घर से निकले हैं तो हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोग बढ़ना स्टार्ट किए। मेरे दोस्त तकरीबन 500 सीढ़ी चढ़े, 500 सीढ़ी। और 500 सीढ़ी चढ़ने के बाद जितने भी लोग चढ़े थे सबकी हालत खराब हो गई, सबकी हालत खराब हो गई, पसीने से लथपथ, किसी के पांव कांप रहे हैं, किसी के छाले पड़ गए पैरों में। ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी एक सीढ़ी चढ़ नहीं पाएगा। बड़े मुश्किल से 500 सीढ़ी चढ़े। और वहां पे चढ़ने के बाद लिखा हुआ था, 500 सीढ़ी चढ़ने के बाद लिखा था, कृपया यहाँ 2 मिनट का आराम करें। ध्यान से सुनिएगा, उस 500 सीढ़ी चढ़ने के बाद लिखा था, कृपया 2 मिनट का यहाँ आराम करें। सब लोग वहां पे बैठ गए। और बैठने के बाद जैसे बैठे, वहां पे उस सीढ़ी के बगल से एक लिफ्ट आया। आपने लिफ्ट देखा? लिफ्ट कई बार पहाड़ियों के ऊपर लिफ्ट लगा होता है, जो पहाड़ी को ऊपर नीचे ले जाने के लिए। आपने कितने लोग देखे हो? मैं हाथ खड़ा करना, तभी मुझे लगेगा आप कहानी समझ पा रहे हो। थैंक यू। आपने लिफ्ट देखा होगा, कई बार जो ऊंची पहाड़ी होती है उसमें लिफ्ट लगा होता है, ताकि जो सीढ़ी से नहीं चढ़ना चाहते हैं लिफ्ट से ऊपर नीचे कर सकते हैं। सीढ़ी के उस 500 सीढ़ी के बगल में एक लिफ्ट आकर रुकता है, और उसमें लिखा होता है उस लिफ्ट में कि यदि कोई उतरना चाहते हैं तो आप उतर सकते हैं, ये लिफ्ट से आपको नीचे ले जाया जाएगा। हेलो, अगर कोई उतरना चाहते हैं तो लिफ्ट में बैठ जाइए, आपको सुरक्षित नीचे उतार दिया जाएगा। और जो ऊपर चढ़ना चाहते हैं वो ऊपर चढ़ सकते हैं। उसमें से आप यकीन नहीं करोगे, आधे लोग लिफ्ट में बैठ गए कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, हम ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, पता नहीं कहीं लड़खड़ा के नीचे ना गिर जाए, हम मर ना जाए, इससे अच्छा है चलो लिफ्ट पे चलते हैं, नीचे उतर जाएंगे। उसमें से आधे लोग लिफ्ट पे बैठ गए। उसमें से अब गिने चुने लोग 10-15 लोग बचे जो हिम्मत किए कि हम ऊपर जाएंगे। राजा सब देख रहा था, उसके बुद्धिजीवी सब देख रहे थे। सारे लोग हिम्मत करते हुए आगे बढ़ते गए। 100 सीढ़ी और चढ़े। 600 सीढ़ी जब पूरा हुआ तो वहां पे लिखा था 2 मिनट का आराम कर सकते हो। सब लोग वहां पे रुक गए। उसके बाद वहां पे फिर से लिफ्ट आया, और लिखा था लिफ्ट पे कि यदि आप में से कोई उतरना चाहते हैं तो ये आखिरी मौका है, आप उतरना चाहते हो तो अभी बैठ जाइए, आपको सुरक्षित नीचे उतार दिया जाएगा। मेरे दोस्त, वहां से लगभग सब लोग उस पर बैठ गए, सिर्फ 2 लोग नहीं बैठे। 2 लोग नहीं बैठे, बाकी सब उतर गए कि भाई साहब कम से कम उतरने में अब तो मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, उतरने में भी मेरा हालत खराब हो जाएगा, चलो लिफ्ट पे बैठ जाते हैं। लेकिन 2 लोग हिम्मत नहीं हारे। 2 लोग क्या किए, चढ़ना स्टार्ट किए। और चढ़ना स्टार्ट किए, 100 सीढ़ी और चढ़े। 700 सीढ़ी चढ़ चुके थे। अब दोनों की हालत खराब हो गई थी। दोनों के पांव से खून निकल रहा था। जो लोहे का कवच उसने पहना था ना, उस कवच से गर्दन में खून निकल रहा था, उसके सीने से खून निकल रहा था, उसके हाथों से खून निकल रहा था। उसने जो मुकुट पहन रखा था लोहे का, जहां उसके हर जगह वो खून से लथपथ हो चुका था दोनों। 700 सीढ़ी चढ़ने के बाद लिफ्ट फिर से आती है कि यदि कोई उतरना चाहता है तो ये एकदम फाइनल और आखिरी मौका है, आप उतर सकते हैं। मेरे दोस्त, उस 2 में से एक ने लिफ्ट पे बैठना स्टार्ट किया कि मैं नीचे चला जाता हूं, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन एक शख्स वो हार नहीं माना, बोला अब या तो आर या पार, अगर मरना ही है, ऐसे कौन सा मैं बहुत राजा खानदान से हूं। मेरे दोस्त, वो एकदम गरीब घर का लड़का था, एक किसान का लड़का था वो। जितने राजा महाराजा सब हार मान चुके थे, वो जो आखिरी लड़का बचा था ना, एक किसान परिवार का एक मामूली घर का लड़का था। और उसने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कौन सा मैं राजा ठाठ वाली जिंदगी जी रहा था, लेकिन अगर इस पहाड़ी पे चढ़ गया तो मैं राजा बनूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं 700 सीढ़ी चढ़ चुका हूं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे दोस्त, वो क्या करता है, आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। अब वो, आप यकीन नहीं करोगे, वो मुश्किल से 50 सीढ़ी भी नहीं चढ़ा था। मुश्किल से 50 सीढ़ी भी नहीं चढ़ा था। 750 सीढ़ी टोटल हुआ। 50 सीढ़ी चढ़ा, और अचानक से एक चमत्कार होता है। एक अचानक से चमत्कार होता है। वो देखता है, वो जो लड़का जो 80 किलो कवच पहना था, वो देखता है कि वो अचानक से कोई एक शक्ति है, जो शक्ति बहुत तेजी से उसे पहाड़ के ऊपर लेकर खींच कर ले जा रही है। वो बड़ा आश्चर्य में था कि ये क्या हो रहा है। अब वो जमीन पे पैर नहीं रख रहा है, वो अपने आप खींचा चला जा रहा है। अपने आप उसे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में हूं। उसे कोई तकलीफ नहीं, उस तकलीफ से आजाद हो गया। वो एकदम आराम से ऊपर जा रहा है, और देखते देखते मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर वो पहाड़ी के बुलंदी पे पहुंच गया। और पहुंचने के बाद उसने देखा एक बड़ा सा घंटा घंटा है। उसने घंटे को बजाया, और राजा को पता चल गया कि एक व्यक्ति जीत चुका है। और जीतने के बाद उसके वो रानी वहां पहुंचती है, उसकी बेटी उसे वरमाला डालती है और उसे अपना पति स्वीकार करती है। राजा ऐलान करता है कि हमारा आने वाला राजा इस राज्य का ये होगा।
यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वो किसान का बेटा बड़ा आश्चर्य में था कि ये 750 सीढ़ी के बाद अचानक से ये ऐसा क्या चमत्कार हुआ, मैं कैसे टॉप कर गया, मैं कैसे पास हो गया, मैं कैसे प्रतियोगिता जीत गया। तो उस बुद्धिजीवी ने बताया, क्योंकि राजा भी ये नहीं समझ पा रहा था। राजा ने भी पूछा कि ये अचानक से कैसे हुआ ये। तो उस बुद्धिजीवी ने बताया कि महाराज, हमने जो प्रतियोगिता रखा था, हमने ये 80 किलो का कवच, जी जो इन लोगों को चुनौती लग रहा था, ये 80 किलो का जो कवच, लोहे का कवच जो इन लोगों को परेशानी लग रहा था, ये 80 किलो का कवच क्यों पहना दिया गया है, ये लोहे का कवच क्यों पहना दिया गया है, ये 80 किलो का जो कवच है ना, यही तो कामयाबी का जरिया था। हमने एक चुंबक लगाया था मेरे दोस्त, वो जो घंटी था ना, घंटी, वो घंटी पूरी चुंबक की बनी हुई थी, और एक विशाल का एक चुंबक उस घंटी के ऊपर भी लगा हुआ था, और उसको इस प्रकार से सेट किया हुआ था कि जैसे ही कोई व्यक्ति 750 सीढ़ी पे पैर रखेगा, और वैसे ही चुंबक जैसे उस लोहे के टच में, यानी उसके क्षेत्र में आएगा, वो उसे खींचना स्टार्ट करेगा। आपने देखा होगा कि लोहे को चुंबक खींचता है, लोहे को चुंबक खींचता है अपनी ओर, और वो चुंबक अपनी बहुत तेजी से उस लोहे को खींचना स्टार्ट किया, और वो लड़का बिना मेहनत के ऊपर खींचा चला गया। मेरे दोस्त, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम में से कई सारे लोग भाग तो ले लेते हैं कि राजा बनना है, आरएचआई ब्रांड एम्बेसडर बनना है। अब ये समझो, वो रानी और महाराज का जो रोल है वो है आरएचआई ब्रांड एम्बेसडर, कामयाबी आपका। हम भाग तो ले लिए, ठीक है, और हमारे ऊपर वो कवच भी पहनने को तैयार हो गए, हम सीढ़ी चढ़ने को भी तैयार हो गए, और हम चढ़ रहे हैं, हमारी पैर लड़खड़ा रहा है, हमें कई बार हमारी पाँव में छाले आ सकते हैं, कई बार आपको ऐसी चुनौतियां आएंगी कि आप बैक हो जाओ, आप छोड़ दो, हार मान लो, लोग गुमराह करेंगे और लिफ्ट लेके आएंगे कि आ जा, लिफ्ट में बैठ जा और आरएचआई छोड़ दे। लेकिन आपको उस वक्त याद रखना है कि एक चुंबक ऊपर इंतजार कर रहा है। आपको याद रखना है कि एक टाइम आएगा, आज आप मेहनत कर रहे हो, आप इतना मेहनत कर रहे हो, और रिजल्ट हो सकता है छोटा मिले आपको। एक टाइम आएगा जब इतना सा मेहनत करोगे और रिजल्ट बड़ा मिलेगा। एक उस सीढ़ी तक तो चढ़ जाइए, उस सीढ़ी तक पहुंच जाओ। मेरे अपलाइन ने सिखाया था कि रोहित, तुझे बस उस सीढ़ी तक पहुंचना है, एक टाइम आएगा वो चुंबक तुझे खींचेगा, एक टाइम आएगा इस बिजनेस में तुझे कुछ नहीं करना है, अपनी नेटवर्क, अपनी टीम के लिए काम करो। एक टाइम आएगा कि तू अगर ये सोचेगा कि मैं प्रमोशन नहीं लूंगा तो भी प्रमोशन होगा, अगर तू लाख सोचेगा कि यार बहुत हो गया, अब पैसा नहीं कमाना, अब मैं आरएचआई में बहुत कमा चुका, लेकिन तो भी तुम कमाओगे। मेरे दोस्त, आप यकीन रखिए, आज जो चैलेंजेस है आपको, उस चैलेंजेस को इग्नोर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका हर अपलाइन आपके साथ खड़ा है, आपकी कंपनी आपके साथ खड़ी है। मत देखिए कौन कहां से परेशानी आ रही है, कौन इतनी सी परेशानी को इतना बता रहा है, मत ध्यान दीजिए। यकीन रखिए, ये बिजनेस इतना बड़ा है ना मेरे दोस्त, कि एक दिन आप राजा बनेंगे, एक दिन वो प्रतियोगिता आप जीतेंगे जिस प्रतियोगिता में आप भाग लिए हो। मेरे दोस्त, ये कहानी मुझे बहुत प्रेरित की थी, और मैं लगातार 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 सीढ़ी चढ़ता रहा, लगातार पांव में छाले पड़ते गए, मैं रुका नहीं, और एक टाइम आया, एक टाइम आया, वो चुंबक खींचता चला गया। आज मेरे दोस्त, आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं, यकीन मानिए, आज आप जहां पे भी हैं, भारत में जिस जोन में भी काम कर रहे हो, आप बस एक ही काम करिए, और वो काम बस है कि आप घबराएं नहीं, आप निराश हताश ना हो, एनर्जी के साथ काम करते रहिए, मोटिवेशन के साथ लक्ष्य बनाकर काम करते रहिए। चैलेंजेस कुछ नहीं बिगाड़ेगी, चैलेंजेस जो भी है, जो भी आ रही है या जो आएंगी आपकी कामयाबी में, उसको एक्सेप्ट कीजिए। हर चैलेंज जो आता है वो आपको सेव करने के लिए आता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताना, आपने पैरासूट देखा है? पैरासूट सुना तो होगा ना, पैरासूट की, पैरासूट का काम क्या होता है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि पैरासूट का काम क्या होता है? क्या आप जानते हो पैरासूट का क्या काम है? जानते हो तो यस हाथ खड़ा सर। करो। गुड, वेरी गुड। आप सब जानते हो पैरासूट का काम ये होता है कि आपने देखना कि कई बार आप फ्लाइट पे सफर कर रहे हो, तो आपको अनाउंस किया जाता है कि जो जो आपकी जो रक्षा बैग है वो आपके सीट के नीचे है। कई बार आप देखना पैरासूट का जो काम होता है, आप देखना कई बार लोग ऊंची ऊंची पहाड़ियों से पैरासूट पहनते हैं और जंप मारते हैं। आपने देखा है ना, यूट्यूब या कहीं पढ़ा सुना जाना होगा, आपने देखा हो कई बार लोग प्लेन में बैठते हैं, प्लेन में से जंप मारते हैं वो पैरासूट पहनकर। मेरे दोस्त, पैरासूट का काम क्या होता है? पैरासूट, आप देखना कोई व्यक्ति फ्लाइट से कूदता है ना, तो कूदने के बाद वो पैरासूट उसका जान बचाता है। और जान कैसे बचाता है, ध्यान से सुनिए, आप सब जानते हैं, मैं बस याद दिला रहा हूं कि पैरासूट जान कब बचाता है। पैरासूट पहनकर कूदता है, और कूदने के बाद जैसे ही जमीन के सतह से कुछ फीट ऊपर वो रहता है,
शायद आई थिंक 100 या 200 फीट जो भी अप्रोक्स होगा, वो जब जमीन के सतह के पास आने वाला होता है, आसमान से जब कूदता है, वो जमीन के सतह से कुछ ऊपर वो क्या करता है, बटन दबाता है और पैरासूट को ओपन करता है। और जैसे ही पैरासूट ओपन होता है ना दोस्त, एक बड़ा सा वो जो पैरासूट जो बलून होता है वो खुल जाता है और उसमें हवा भर जाता है। और हवा भरने के बाद वो सेफ लैंड करता है। लोग पहाड़ी से उस पैरासूट को पहनकर कूद जाते हैं, प्लेन से वो पैरासूट का पहनकर कूद जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि मेरे दोस्त, वो पहाड़ी से कूदता है पैरासूट पहनकर, उसकी जान बच जाती है। वो वो फ्लाइट से कूदता है, प्लेन से, वो जान बच जाता है, क्योंकि हजारों फीट की ऊंचाई से कूद रहा है। वो 20,000 फीट, 10,000 फीट, 30,000 फीट की ऊंचाई से कूद रहा है, उसका जान बच जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, अगर क्या हो, अगर वो पैरासूट हम भी पहन ले और पहनकर छत से कूद जाए, क्या हम बचेंगे या मरेंगे? मुझे एक बार बताइएगा जरा। हेलो मेरे दोस्त, छत से अगर पैरासूट पहन के कूदोगे ना, तो आपका दो पांव में से एक पांव बचेगा और दो हाथ में से आपको पता नहीं कोई हाथ बचे कि नहीं बचे, सर बचे कि नहीं बचे। क्योंकि पैरासूट को इसलिए नहीं बनाया गया कि पहनकर छत से कूद जाओ। पैरासूट को बनाया गया है किसी भी एडवर्ड सिचुएशन के लिए। कोई खतरनाक चुनौती चाहिए, वो पैरासूट तभी खुलेगा जब उसको ऐसी चुनौती चाहिए कि जब वो, आप जब कूदते हैं ना 30,000 फीट से, मेरे दोस्त, उसको एक ऐसी चुनौती, पैरासूट को डिजाइन ही किया गया है कि वो तभी खुलेगा जब उसकी जो सरफेस है, जब वो तेज, मतलब कि ऊपर रफ्तार से नीचे गिर रहा है हो और उसके हवा भरने की ताकत, ऑक्सीजन उसके अंदर जाए। छत से कूदोगे तो हाथ पैर टूट जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी लाइफ में कई बार चुनौतियां आती है तो हमें लगता है ये क्यों आई है, या क्यों हमें कामयाबी चाहिए था, क्यों चुनौती आई। उस पैरासूट को याद रखना कि अगर पैरासूट की चुनौती, जिसे हम चुनौती कहते हैं, वो 30,000 फीट, मेरे दोस्त, वो इतनी ऊपर से उड़ रहा है, इतने ऊपर से नीचे गिरा, इसलिए वो खुल पाया। अगर वो छत से गिरता तो हाथ पैर टूट जाता। इसलिए किसी भी सिचुएशन में आप, कोई भी एडवर्ड सिचुएशन, किसी भी कामयाबी के सफर में, जब कभी आपको कोई चैलेंजेस कुछ भी आ रहा हो, तो उसको वेलकम करिए, उसका स्वागत करो कि आ गए तुम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बिजनेस में बस एक ही काम करना है, और वो काम करना है क्या? बस एक ही काम, वो आगे बढ़ते जाना है। मेरे दोस्त, आज आपने लगभग लगभग 1 घंटा 20 मिनट आप मुझे समय दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब एक मीटिंग में मैं सारी बातें तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि शायद मैं आपके अंदर एक आग लगा पाया होऊंगा कि इस बिजनेस में कितना बड़ा किया जा सकता है। मेरे दोस्त, आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं इस महीने के। कुछ करो यार, कुछ करो मेरे दोस्त, अंदर आग लगाओ। आप जरा देखो जरा सा कि इस बिजनेस में कितने सारे लोगों ने अपनी लाइफ बदल लिया, तो तुम क्यों नहीं, आप क्यों नहीं कर सकते हम? ऐसा कौन सा, वो लोग 30 मार खान थे जो आज करोड़पति बने? यार ऐसा कुछ नहीं थे। वो रावण नहीं थे जो 10 सर लेके आए थे। रोहित शर्मा कोई रावण नहीं है, उसके 10 सर 10 हाथ पांव है। आपकी तरह एक आम, एक गरीब परिवार से आया हुआ एक व्यक्ति आपको बता रहा है, कुछ नहीं। अपने आज में जीजिए, अपने आज को जीतिए, अपनी हर दिन अपने लक्ष्य को जीतिए, हर दिन कल के दिन से बेहतर बनाइए। हर रात ये सोचकर सोइए कि आज मैं बेहतर किया हूं। हर परेशानी को, हर चैलेंज को स्वीकार कीजिए, हर चुनौती को फाइट कीजिए, और हर दिन को जीतते हुए मेरे दोस्त एक ही काम करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कल क्या होगा आप नहीं जानते, वो ऊपर वाला जानता है। और ऊपर वाले पे यकीन रखिए कि अगर उसे आपको कुछ देना नहीं होता तो RHI में नहीं भेजता। देश देश में हजारों कंपनियां चल रही हैं, लोग अपने लाइफ में जीने के लिए लाखों तरह के काम करते हैं, लेकिन सोच कर देखिए, हम और आप RHI में, क्या ये इत्तेफाक है? मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि इत्तेफाक नाम का चीज होता है कोई, क्योंकि इत्तेफाक नाम का चीज भगवान के डिक्शनरी में नहीं है। हमारे लाइफ में कोई इत्तेफाक नहीं होता दोस्त। अगर हमारे लाइफ में कुछ घट रहा होता है ना, वो सब प्री प्लान, वो गॉड, वो सब बेहतर कर रहा है। जो हो रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। आप उसके हर फैसले को स्वीकार कीजिए। वो जो मार्क दिखाया है, उस मार्क को एक्सेप्ट कीजिए कि आपने मेरे लाइफ में RHI दिया है, आपने मेरे लाइफ में बिजनेस दिया है, आपका धन्यवाद। आप जहां मुझे भेजना चाहते हैं, मैं अपना कर्म करूंगा। आप कर्म कीजिए, मेहनत करिए। रोहित शर्मा को भी नहीं पता था जब पहला दिन इस बिजनेस में आया था, नहीं पता था कि ये बिजनेस मेरी लाइफ बदल देगी। आपको भी नहीं पता है कि ये बिजनेस आपकी लाइफ बदल देगी। मेरे दोस्त, आपके अपलाइन को पता है। मेहनत कीजिए, जमकर मेहनत कीजिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितनी कामयाबी उस ऊपर वाले ने मुझे इस बिजनेस में दिया है, उससे लाख गुना बड़ी कामयाबी आप जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आप सबको मेरे से भी बड़ी कामयाबी मिले। आपका नाम सम्मान देश दुनिया में गूंजे।
आप कुछ ऐसा करें कि आपकी तरह हजारों नहीं लाखों लोग आपकी तरह बनना चाहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। जय आरएचआई दोस्तों, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सर, जय आरएचआई, थैंक यू सो मच सर। हमारे सभी डाउनलाइन और सभी लीडर सर आपकी मीटिंग को अटेंड